आज हम एक ऐसी सोच की दुनिया में उतर रहे हैं जो आजकल की पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो वाली जो पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है ना, उस पर एक हथौड़ा चलाने जैसी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो आराम या सुकून की बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं मुश्किलों को गले लगाने की, दर्द को अपना ईंधन बनाने की। सही कहा। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जिंदगी में असली बदलाव सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचने से आता है, या फिर उसके लिए एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा तकलीफदेह रास्ता अपनाना पड़ता है। ये स्रोत तो पूरी तरह से उस दूसरे तकलीफदेह रास्ते की ही बात करते हैं। मतलब इनका मकसद किसी को अच्छा महसूस कराना नहीं है। अच्छा। नहीं, बल्कि उस कड़वी सच्चाई के सामने खड़ा करना है जिसे हम सब नजरअंदाज करना चाहते हैं। तभी तो इसे कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं बल्कि दिमाग के लिए एक बूट कैंप कहा गया है, जहाँ आराम की कोई जगह नहीं है, सिर्फ ग्रोथ है। ये होती है जो खुद पर विश्वास करो जैसे नारों को मतलब खोखला साबित कर देता है। हाँ। और ये एक बड़े दिलचस्प साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से शुरू होता है। हाँ, ये डॉक्टर कर्ट रिश्टर का चूहों पर किया गया एक क्लासिक प्रयोग है। जब उन्होंने चूहों के एक ग्रुप को पहली बार पानी के जार में डाला तो वो बेचारे 15 मिनट के अंदर ही हिम्मत हार गए और डूबने लगे। दिमाग ने कहा बस अब खत्म। सिर्फ 15 मिनट? जी लेकिन कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो तो इसके बाद आता है ना। बिल्कुल। उन्होंने दूसरे ग्रुप के चूहों के साथ भी यही किया, लेकिन जैसे ही वो डूबने वाले थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। अच्छा। उन्हें सुखाया, कुछ देर आराम दिया और फिर वापस उसी जार में डाल दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस बार वो कितनी देर तक तैरते रहे होंगे। शायद आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा। 60 घंटे। क्या 60 घंटे? ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन ये सिर्फ एक एनिमल स्टडी है, क्योंकि एक चूहे और इंसान के दिमाग में तो बहुत फर्क होता है। बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे इंसानों से कैसे जोड़ता है? और यहीं पर स्रोत उम्मीद यानी होप और विश्वास यानी बिलीफ में एक जमीन आसमान का फर्क बताता है। ओके। पहले ग्रुप के चूहों के पास कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो जल्दी हार गए। लेकिन दूसरे ग्रुप को जब बचाया गया तो उनके दिमाग में एक सबूत दर्ज हो गया कि बचा जा सकता है। एक मेमोरी बन गई। हाँ, अगली बार जब वो पानी में थे तो उनके पास सिर्फ उम्मीद नहीं थी, एक मजबूत विश्वास था। देखिए, उम्मीद एक लॉटरी टिकट की तरह है। आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, ये एक बाहरी चीज है। लेकिन विश्वास वो तब पैदा होता है जब आप कीचड़ में पूरी तरह धंस चुके हों, बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिख रहा हो, पर आप फिर भी हाथ पैर मारना बंद नहीं करते। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक कड़वा सच है कि आप ही खुद को बचा सकते हैं। मतलब विश्वास तब पैदा होता है जब आप मुश्किल का सामना करके दूसरी तरफ जिंदा निकल आते हैं। और ये जो अंदरूनी विश्वास है, लगता है इसका सीधा कनेक्शन जिम्मेदारी लेने से है। हाँ। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। अगर किसी का बचपन या अतीत दूसरों की वजह से बहुत दर्दनाक रहा हो, तो वो इंसान अपनी असफलताओं के लिए किसी और को जिम्मेदार ना ठहराए तो क्या करें? और इसी मुश्किल सवाल का जवाब लेखक की अपनी जिंदगी की एक कहानी में छिपा है। उनका बचपन अपने पिता के हाथों लगातार पिटाई, गाली गलौज और नफरत सहते हुए बीता था। तो सालों तक वो अपनी हर नाकामी, अपने गुस्से, अपनी असुरक्षा, मतलब हर चीज के लिए अपने पिता को ही दोषी मानते रहे। और उनका मानना था कि उनकी जिंदगी उनके पिता ने बर्बाद की है। हाँ, जो एक हद तक शायद सच भी था। बाहरी तौर पे देखें तो सच ही था। बिल्कुल। लेकिन 24 साल की उम्र में जब उन्होंने हिम्मत करके अपने पिता का सामना करने का फैसला किया, तो वो एक टूटे हुए, कमजोर, बूढ़े आदमी से मिले। उन्हें पता चला कि उनके पिता खुद अपने बचपन में इससे भी बुरे बर्ताव का शिकार हुए थे। ओहो। वो आदमी जिसे वो राक्षस समझते थे, वो खुद अपने राक्षसों से लड़ रहा था। तो उन्हें ये एहसास हुआ कि दोष देने का ये जो सिलसिला है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। सही। और उसी पल उन्हें समझ आया कि अगर उन्होंने आज अपनी कहानी की, अपने राक्षसों की, अपने दर्द की जिम्मेदारी नहीं ली, तो वो भी अपने पिता की एक कॉपी बनकर रह जाएंगे। हाँ, और यही इन स्रोतों का सार है। दूसरों को दोष देना आपको एक आरामदायक जेल में कैद रखता है। आप विक्टिम बने लेते हैं। असली आजादी तब मिलती है जब आप कहते हैं, हाँ मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन अब यहां से मेरी जिंदगी कैसी होगी, इसके फैसले मेरे हैं, मेरी असफलताएं मेरी हैं और मेरा भविष्य भी मेरा है। बहाने हटाने पर सच्चाई बहुत कड़वी लगती है, पर असली आजादी उसी में ही है। बिल्कुल। तो ठीक है, एक बार किसी ने हिम्मत करके अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले ली, दूसरों को दोष देना बंद कर दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है। शुरुआत कहाँ से करें? मतलब अक्सर इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि पहले किसे सुलझाएं। हाँ, ये भी एक सवाल है। और इसके लिए इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की दुनिया से एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। अच्छा।
इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी, यानी ध्यान भटकाने वाली चोट। कल्पना कीजिए कि एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है और मरीज आपके सामने है। उसकी एक टांग पूरी तरह मुड़कर उल्टी हो गई है, हड्डी बाहर निकली हुई है, खून बह रहा है। जाहिर है। सारा ध्यान उसी तरफ जाएगा। हाँ। कोई भी पहले उसी का इलाज करने की सोचेगा। बिल्कुल। लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर जानता है कि वो टूटी टांग डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी है। वो भयानक दिख रही है पर शायद जानलेवा नहीं है। असली खतरा शायद मरीज की बंद होती सांस में है या पेट के अंदर हो रहे खून के रिसाव में छिपा है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा। और अगर सारा ध्यान उस टूटी टांग पर लगा दिया तो मरीज मर जाएगा। एग्जैक्टली। और ये बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी छोटी सी बेइज्जती को लेकर हफ्तों सोचते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि इस चक्कर में हम अपने जरूरी काम टाल रहे हैं जो हमारे भविष्य पर असर डालेंगे। बिल्कुल। वो छोटी सी बेइज्जती हमारी टूटी हुई टांग है। दिखने में बहुत दर्दनाक है, हमारा सारा ध्यान खींच लेती है। हम सबको अपनी दुख भरी कहानी सुनाते रहते हैं कि देखो मेरे साथ क्या हुआ। और असली खतरा यानी अंदरूनी ब्लीडिंग हमारा करियर है, हमारी सेहत या हमारे रिश्ते हैं, जिन्हें हम उस कहानी में उलझे रहकर नजरअंदाज कर रहे हैं। स्रोत कहते हैं कि अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी को पहचानो, वो बहाना जिस पर आप सबसे ज्यादा टिके हुए हैं, और उसे नजरअंदाज करके उस असली समस्या पर काम करो जो आपकी जिंदगी को खत्म कर रही है। एक मिनट, तो सोर्स ये कह रहा है कि अपनी सबसे बुरी बातों को रिकॉर्ड करके उसे लूप पर सुनो। ये तो अब तक सुनी गई हर सेल्फ हेल्प सलाह के बिल्कुल खिलाफ है। एकदम उल्टा है। ज्यादातर लोग तो कहते हैं पॉजिटिव सोचो, नकारात्मकता को दूर रखो, ये तो उल्टा करने को कह रहा है। हाँ, और इसे अपनी भावनाओं को रिसाइकिल करना कहा गया है। स्रोत का तर्क ये है कि किसी भी भावना को बर्बाद मत करो, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या दुख, इन सब में जबरदस्त ऊर्जा होती है। ठीक है। और तकनीक ये है कि अपनी एक मिक्सटेप बनाओ, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें आप अपनी आवाज में अपने सबसे बड़े डर, अपनी असुरक्षा, वो सारी बातें जो लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं, सोशल मीडिया की नफरत, सब कुछ रिकॉर्ड करो। ये सुनने में थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? मतलब क्या कोई इंसान जो पहले से ही मानसिक रूप से परेशान है, इसे सुन के और ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जा सकता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये तकनीक हर किसी के लिए नहीं है, खासकर बिना किसी सहारे के। लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत मजबूत है। वो क्या है? जब आप अपनी ही आवाज में अपने डर को बार बार सुनते हैं, तो आप असल में दिमाग को उस डर के प्रति असंवेदनशील, मतलब डिसेंसिटाइज बना रहे होते हैं। ये एक्सपोजर थेरेपी का एक बहुत ही इंटेंस रूप है। शुरू में ये आपको रुलाएगा, आपको तोड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उस पर इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर देता है। तब वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं, उनकी आपको चोट पहुंचाने की ताकत खत्म हो जाती है। और तब वही नकारात्मक ऊर्जा जो आपको कमजोर कर रही थी, आपका ईंधन बन जाती है। बिल्कुल, आप उस कहानी के मालिक बन जाते हैं, उसके शिकार नहीं रहते। ठीक है, तो मान लिया कि हमने इस मुश्किल तकनीक से खुद के लिए ईंधन तैयार कर लिया, लेकिन उन असल पलों का क्या जब हम किसी रेस, किसी परीक्षा या जिंदगी की किसी चुनौती के बीच में होते हैं और दिमाग चीख चीख कर कहता है बस अब और नहीं होता, छोड़ दो। उन पलों में क्या करें? उन पलों के लिए नेवी सील ट्रेनिंग के हेल वीक से एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया आता है। हेल वीक में जवानों को हफ्तों तक सोने नहीं दिया जाता, उनसे लगातार शारीरिक काम करवाया जाता है। एक पल ऐसा आता है जब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे जाते हैं। और उस वक्त हार मान लेना बहुत आसान लगता है। ज्यादातर लोग शायद हार मान भी लेते होंगे। हाँ, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वो एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्रोत में 1 सेकंड का फैसला कहा गया है, द 1 सेकंड डिसीजन। 1 सेकंड का फैसला। हाँ, जब दर्द, डर और थकान पूरी तरह हावी हो जाएं, तो हमारा दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और तुरंत छोड़ देने का आवेग में फैसला कर लेता है। स्रोत कहता है कि उस पल में घंटी बजाकर हार मानने के बजाय बस 1 सेकंड रुको। सिर्फ 1 सेकंड? हाँ। उससे क्या होगा? वो 1 सेकंड का ठहराव आपके घबराए हुए इमोशनल दिमाग को आपके रैशनल दिमाग तक पहुंचने का मौका देता है। वो 1 सेकंड का ब्रेक आपको याद दिलाता है कि आपने ये सब क्यों शुरू किया था। वो आपको आवेग में आकर एक ऐसा फैसला लेने से रोकता है जिस पर आप जिंदगी भर पछताएंगे। वो 1 सेकंड ही आपके सपने को टूटने और जुड़ने के बीच का फर्क बन सकता है। ये सारी बातें, जिम्मेदारी लेना, डर का सामना करना, 1 सेकंड और टिके रहना, इन सब के लिए तो जबरदस्त अनुशासन चाहिए। और मुझे लगता है अनुशासन का ये विचार भी एक बहुत ही निजी कहानी से जुड़ा है। हाँ, ये कहानी उनके दादा सार्जेंट जैक की है। वो एयरफोर्स के एक बहुत ही सख्त रिटायर्ड अफसर थे। उनके लिए हर काम परफेक्ट होना चाहिए था, कोई बहाना नहीं चलता था। अच्छा? लेखक जब उनके साथ रहते थे तो घर में हर चीज मिलिट्री टाइम के हिसाब से होती थी।
सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम की एक लिस्ट बनती थी और उसे पूरा करना ही पड़ता था, चाहे मन हो या ना हो। सुनने में तो ये किसी सजा जैसा लग रहा है। एक बच्चे के लिए तो ये बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, शुरू में उन्हें ये सजा ही लगती थी। उन्हें अपने दादा से नफरत होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो हर रोज उन कामों को करने लगे जो उन्हें पसंद नहीं थे, तो उन्होंने एक अजीब सी चीज महसूस की। क्या? उन्हें उस मेहनत में गर्व महसूस होने लगा। वो काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके दादा ने कहा था, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो काम पूरा करने में एक संतुष्टि थी। और यहीं से अनुशासन का असली मतलब समझ में आया। बिल्कुल, उन्होंने सीखा कि अनुशासन सजा नहीं, बल्कि द ग्रेट इक्वलाइजर है, यानी सबको बराबर लाने वाली ताकत। हो सकता है आपके पास टैलेंट की कमी हो सकता है आपकी परवरिश अच्छी ना हुई हो, या आपके पास मौके कम हो, लेकिन अनुशासन इन सारी कमियों की भरपाई कर सकता है। अच्छा। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप वो काम भी करते हैं जो मुश्किल हैं और जिन्हें करने का आपका मन नहीं है। इसी से आत्मसम्मान पैदा होता है। फिर आपको किसी और की तारीफ या मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना काम करते हैं क्योंकि आपको पता है कि यह सही है और आपके लिए बस इतना ही काफी है। एग्जैक्टली। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सारी कहानियों और विचारों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ अल्ट्रा मैराथन दौड़ने या नेवी सील बनने के बारे में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना करने का एक ब्लूप्रिंट है, जी जिसकी शुरुआत खुद की कड़वी सच्चाई का सामना करने से होती है। बिल्कुल। ये आसान जवाबों और झूठी पॉजिटिविटी को पूरी तरह से खारिज करके कठिन लगातार मेहनत का रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि ज्यादातर लोग कभी अपनी 40% क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। 40%? हाँ, और इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि जैसे ही चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं, जैसे ही आराम में खलल पड़ता है, हमारा दिमाग हमें रुकने का सिग्नल दे देता है। हम समाज के बनाए दायरों में, अपने बहानों में या बस आराम की इच्छा में कैद रहते हैं। हम उस दर्द की कीमत चुकाने से डरते हैं जो महानता के लिए जरूरी है। सही कहा। हम भूल जाते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। और अंत में ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े असुविधाजनक सवाल के साथ छोड़ देते हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी भी हमें कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करेगी और हर मंजिल के बाद एक नई और बड़ी चुनौती हमारा इंतजार कर रही होगी, तो क्या हम फिर भी उस मुश्किल रास्ते पर चलने की हिम्मत करेंगे? क्या अंधीन संघर्ष का ये विचार हमें डराएगा या हमें और मजबूत बनाएगा?